तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ वायरस सूक्ष्म जीव नहीं, लेकिन वायरस से कुछ 2 मार्कर परीक्षा में देखे गए हैं, तो वायरस पढ़ना जरूरी है। वायरस सूक्ष्म जीव क्यों नहीं है? क्योंकि वायरस में कोशिका नहीं होती है और इस संसार में पाए जाने वाले सभी जीवों की सूक्ष्म इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? कोशिका को संपूर्ण जीवों की सूक्ष्मतम, आधारभूत, कार्यात्मक, संरचनात्मक इकाई। वायरस जीव नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोशिका नहीं है, लेकिन वायरस के अंदर कुछ तो है। वायरस के अंदर 2-3 चीजें स्पेशली होती हैं। एक वायरस के अंदर एक खाली खोखा, जैसे मान के चलो ये बोतल, ये वायरस है, तो वायरस का एक खाली खोखा है ना, जो कि प्रोटीन से बनता है। और वायरस के अंदर ये जो भरा हुआ है, ये उसका एक आनुवंशिक पदार्थ है। अब वायरस का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो आइदर और के सिस्टम पे चलता है, थोड़ा ध्यान देना है। वायरस का आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए होगा। वायरस का आनुवंशिक पदार्थ केवल डीएनए हो, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ वायरस का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए भी होता है। आरएनए कभी भी किसी जीव का आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखना। आरएनए किसी भी जीव का आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। जीवों का आनुवंशिक पदार्थ केवल और केवल डीएनए ही होता है। बट वायरस के केस में कुछ वायरस ऐसे हैं जिनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। जिनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है उन्हें हम प्लांट वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? प्लांट वायरस, यानी कि पादप वायरस, और वो पादप में ही रोग पैदा करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट वायरस या कुछ आरएनए वायरस ऐसे हैं जो मानव में, यानी कि पड़ी जमीन में, जंतुओं में भी रोग पैदा कर देते हैं। और वो कौन से हैं? कोरोना वायरस, एड्स वायरस। एड्स का जो वायरस है उसका नाम है रिट्रो वायरस, है ना। तो ये जो वायरस है ये आरएनए वायरस है। अब आरएनए का काम क्या होता है कोशिका के अंदर? प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करना। और जिनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, उस वायरस के आनुवंशिक पदार्थ के आरएनए होने से हमारे शरीर में जब ये वायरस जाता है तो हमारे शरीर के पूरे आरएनए को हैक कर लेता है और अपने अनुसार प्रोटीन बनाने लगता है, जो बहुत तकलीफ देता है। ऐसे वायरस ज्यादा हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो वायरस के बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वायरस एक्चुअल में 2 ही चीजों से मिलकर बनता है। एक, वायरस की चारों ओर की खोल होती है, इस कवर प्रोटीन से बनी होती है। इस प्रोटीन का नाम होता है एम प्रोटीन। याद एम रख पाओ तो ठीक है, नहीं रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। केवल याद रखना कि वायरस में मुख्य रूप से 2 चीजें होती है। एक वायरस का खोल होता है जो कि प्रोटीन से बना होता है। दूसरा, वायरस के अंदर पाया जाता है उसका न्यूक्लिक मटेरियल, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ, है ना, जिसे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल लिखा हुआ है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि उसका आनुवंशिक पदार्थ। 2 ही चीज इंपॉर्टेंट। इसकी जो कवरिंग होती है वो इस तरीके से स्पाइक, ऐसे जैसे जो ऐसे नहीं कर लेते हैं, बाल सिंग टाइप के निकल आते हैं, उसको क्या स्पाइक कहते हैं, यानी सिंग टाइप की संरचना पाई जाती है। इसी सिंग टाइप की जो संरचना होती है वो हमारे शरीर में घुसने में मदद करती है। उसका नाम होता है ताला चाबी। एक सिद्धांत होता है, हर एक ताले की एक चाबी होती है, ठीक है, और हर एक ताले की एक मास्टर की भी होती है, वो हर एक ताले को खोल देती है। तो ये कुछ इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। ये हर एक व्यक्ति के शरीर में इसी स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से घुस जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारी कोशिका है ना, तो कोशिका ऐसी होती है, ऐसी अपन ने बताई थी, ऐसी बताई थी ना। लेकिन कोशिका ऐसी ना होते हुए कोशिका ऐसी होती है, ये अर्ध पारगम, सिलेक्टिवली पार्वेबल। कोशिका का ये बाहरी संरचना कुछ ऐसा होता है। ये होती है हमारी कोशिका की संरचना, जिसको अपन कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, जो सेल मेम्ब्रेन है इसी के अंदर फंस जाता है। ये इसका सिंग,
और इसके माध्यम से ये इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। यहाँ पे दूसरा फंस जाएगा और इसके अंदर ये कोशिका चली आएगी और यहाँ पे केंद्रक के अंदर पाया जाता है आपका आरएनए। ठीक है, mRNA, rRNA और tRNA, ये mRNA को हैक कर लेता है और उससे अपने अनुसार प्रोटीन बनाता रहता है। अब ये प्रजनन की क्रिया नहीं करता है वायरस, क्योंकि जीव नहीं है, तो जीव ना होने के कारण प्रजनन की क्रिया भी नहीं करेगा, लेकिन एक से दो जरूर बन जाता है। हाँ, वो विखंडन नहीं है, इसको कॉपी बोलते हैं। प्रतिलिपि बनाता है, ये कॉपी बनाता है, जैसे कि फोटोकॉपी की मशीन, अपन ने एक नोट्स रखा और उसके बाद 10 दबा दिया तो 10 फोटोकॉपी निकाल देगा। तो एक निश्चित टाइम में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 10, 20 होते रहते हैं, केवल अपनी कॉपी तैयार करते हैं। इसमें प्रजनन की क्रिया नहीं होती। प्रजनन की क्रिया होती है विखंडन के माध्यम से, बैक्टीरिया में, इनमें नहीं होती है। ठीक है, गुणन, उसी को फोटोकॉपी जो अपन प्रतिलिपि बोल रहे हैं ना, वो गुणन की क्रिया होती है। आगे लिखे हुए मिलेंगे सारे सब कि ये प्रजनन की क्रिया न करते हुए ये गुणन की क्रिया करता है, जिससे प्रतिलिपि तैयार होती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, तो कुछ वायरस जो होते हैं वो सजीव के समान व्यवहार करते हैं, कुछ निर्जीव के समान व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? अगर ये किसी सजीव के ऊपर रहते हैं तो सजीव के समान कार्य करते हैं, अपने शरीर में वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। और किसी निर्जीव के ऊपर रहते हैं तो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करते हैं, ना ही प्रजनन करते हैं, ना ही विकास करते हैं। आजीवन वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। जैसे कि मान के चलो ये बोतल यहाँ पे रखी है और 100 साल तक बोतल ऐसी ही रखी रहेगी अगर अपन इसको हाथ नहीं लगाते। तो इस बोतल के ऊपर जो वायरस है वो 100 साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं चाहिए। जब तुमने इस बोतल पे हाथ लगाया और वायरस तुम्हारे हाथ में आ गया, अब वो वायरस एक्टिव हो जाएगा, अब वो अपनी संख्या में वृद्धि करने लग जाएगा। मतलब ठीक वैसा समझ लो जैसा अगर अपन छोटे बच्चे को खिला रहे हैं तो वो खेल रहा है, अपन ने उसको आंखें दिखा दी, वो रोने लग गया। जब तक आप आंखें नहीं दिखा रहे तब तक वो खेल रहा है, मतलब वो अपनी मस्ती में मस्त है। लेकिन तुमने उसको छेड़ दिया तो तुम्हारे विपरीत काम करने लगेगा। तो वायरस भी वैसा ही है। वायरस जब तक किसी भी निर्जीव पदार्थ के ऊपर पड़ा हुआ है तब तक आजीवन वैसा ही पड़ा रहेगा, और किसी सजीव पदार्थ के ऊपर आ जाता है तो जैसे कि मान के चलो ये शर्ट के ऊपर है, शर्ट के ऊपर होने से वो शर्ट जैसा व्यवहार करेगा। शर्ट 1 से 2 नहीं बन रही, शर्ट में वृद्धि विकास नहीं हो रहा तो उसमें भी नहीं हो रहा, लेकिन अपन ने ऐसा हाथ घुमाया, अब वो हाथ पे, अब हाथ का तो विकास हो रहा है ना, हाथ में वृद्धि हो रही है, हाथ में कोशिका है, तो वो हाथ के समान अपने शरीर में भी वृद्धि विकास सारे वो काम करने लगेगा। इसलिए वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। निर्जीव पे है तो निर्जीव जैसा आजीवन ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका कोई जीवन है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, जब कोरोना के दौरान हमने वायरस को मारने की बात कही, थाली बजा के वायरस को मारा जा सकता है। ये वैज्ञानिक जानते हैं कि वायरस सजीव नहीं है। जब वायरस जीवित ही नहीं है तो मरेगा कैसे? भूत को मारा जा सकता है? भूत तो जिंदा ही नहीं है, मारोगे कैसे? मरे हुए को कैसे मारोगे? हाँ, उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं, भटक रही है तो वैसे ही वो वायरस है। वायरस जिंदा ही नहीं है तो मारोगे कैसे? लेकिन वायरस से फिर बचेंगे कैसे? जब वो जिंदा ही नहीं है तो मार तो पाएंगे नहीं। जब मार नहीं पाएंगे तो उससे बचेंगे कैसे? उसके प्रभाव को निष्क्रिय करके। जैसे वायरस किसी एक व्यक्ति के शरीर में गया, ये एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये वायरस है इस व्यक्ति के शरीर में गया तो शरीर में जाने से अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, आपको तकलीफ देगा। अब आप बोलो कि मैं इस वायरस को मार देता हूं, ये दवाई खा के वायरस को मार दूंगा, तो वायरस जिंदा ही नहीं है, मारोगे कैसे? और सजीव के अंदर तो सजीव जैसे ही काम करेगा ना, वो मरेगा ही नहीं वो, तो फिर अपन बचेंगे कैसे वायरस से? तो हम दवाइयों के माध्यम से इसके प्रभाव को निष्क्रिय करते हैं। हम अपनी इम्यूनिटी इतनी बढ़ा लेते हैं, जैसे कि मान के चलो मैं एक छोटे बच्चे को इस तरीके से मारूं तो वो रोएगा, मैं रोज उसको मारूं, धीरे 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 वो ढीठ हो जाएगा, फिर मैं उसको मारूं वो हंसने लग जाएगा, नहीं लग रही,
यही बोलेगा ना। फिर मैं उसको जोर से मार दूं तो अब उसको लगेगी, अब उसकी सहन क्षमता से चीजें ऊपर हो गई, फिर उतनी ही जोर से, जितनी जोर से मैंने मारा उसको रोज मारू, एक दिन बाद उतनी क्षमता को भी सहन करने की शक्ति उसमें आ जाएगी। तो मैं उसको ऐसे जोर से मारूंगा तो वो क्या बोलेगा, नहीं लग रही, अब की मैंने मुक्का मार दिया जोर से, उसको लगेगी। तो ऐसे ही हम अपने शरीर की इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं। तो ये वायरस हमारे शरीर में आता है ना, तो हमारे शरीर को रोग पैदा करता है, हमारा शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि वो वायरस भी पड़ा है तो वायरस से फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए हम क्या लगाते हैं, वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या करते हैं, इसी वायरस का एक ऐसा डोज होता है हमारे शरीर में जो वायरस को ही निष्क्रिय कर देता है। हमारे शरीर में डीएक्टिवेटेड वायरस है, वो एक्टिवेटेड वायरस आ रहा है, तो ये डीएक्टिवेटेड वायरस उसको डीएक्टिवेट कर देता है, इस तरीके से समझ। तो हमारे शरीर में जो वैक्सीन है वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बनाती है और बाहर से आने वाले वायरस के प्रभाव को खत्म कर देती है। तो वायरस पड़ा तो रहेगा लेकिन कोई काम का नहीं रहेगा, वो हमको रोग पैदा नहीं करेगा, और करेगा भी तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाती है कि वो उससे हमें प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। तो ये वायरस का ऐसा काम रहेगा। वायरस केवल और केवल कुछ हेडिंग्स हैं, 2 नंबर के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है ना। बैक्टीरियोफेज वायरस कैसा होता है अपन उस पर चर्चा करेंगे। पहले वायरस की जो इंट्रोडक्शन है उसको समझ लो, और ये शब्द नपे तुले शब्द हैं, अगर इनको याद कर लोगे तो तुम्हारा 2 नंबर का इससे बेहतर आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अति सूक्ष्म अकोशिकीय, कोश का है ही नहीं, एक एक शब्द नपा तुला लिखा हुआ है। अति सूक्ष्म अकोशिकीय विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण, हमने यहाँ पे जीव नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने अकोशिकीय लिखा जिसमें कोश का ही नहीं है, वो जीव कैसे हो सकता है। तो ये शब्द रट लेना और इन शब्दों के माध्यम से इसका क्या बनाना, परिचय बनाना। कि वायरस के बारे में कभी भी पूछा जाए, कोई भी पूछे, ले ये पी ले, वायरस के बारे में कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे, हम अगर ये 3-4 शब्द बता देंगे वो समझ जाएगा आपका क्लास, आपका स्टैंडर्ड। हमें कण बोल देना है क्योंकि इसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अति सूक्ष्म नहीं भी बोलोगे तो भी चल जाएगा। अकोशिकीय विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर अपनी संख्या में वृद्धि करता है, जीवित होनी चाहिए, अगर वो जीवित नहीं होगा तो फिर अपनी संख्या में वृद्धि कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो एक एक लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, समझ में आ रहा है कि ये अति सूक्ष्म अकोशिकीय विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण होता है जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर अपनी संख्या में वृद्धि करता है। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं, है ना। जैसे कि हमने एक डायग्राम यहाँ पे बना दिया है बैक्टीरियोफेज वायरस का। वायरस 3 प्रकार के होते हैं। ये बैक्टीरियोफेज को हिंदी में जीवाणु भोजी कहते हैं। एक होता है जंतु वायरस, दूसरा होता है पादप वायरस, तीसरा होता है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस, ये एमपीपीएससी ने प्री में पूछा है। निम्नलिखित में से बैक्टीरियोफेज होते हैं जीवाणु को खाने वाले, जीवाणु वायरस को खाने वाले, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो बैक्टीरियोफेज जीवाणु को खा जाता है। तो ये कहां पाया जाता है, ये गंगा नदी के पानी में पाया जाता है। ये वायरस है, ये क्या है, वायरस है। ये वायरस गंगा नदी के पानी में होता है। गंगा नदी के पानी में रहकर ये वायरस गंगा नदी के अंदर पाए जाने वाले जीवाणुओं को खा जाता है, और जीवाणुओं को मारने के कारण गंगा नदी का पानी कभी भी दूषित नहीं होता। और जो बैक्टीरियोफेज टाइप का वायरस है, इसका नाम पूछा जाए तो बैक्टीरियोफेज कौन सा है, T2 फेज वायरस, T2 इसका नाम है। बैक्टीरियोफेज इसकी क्लास है, जैसे एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज के अंदर कौन सा बैक्टीरियोफेज गंगा नदी में पाया जाता है, T2 फेज पाया जाता है। और ये T2 फेज वायरस जो है वो गंगा नदी के अंदर पाए जाने से गंगा नदी को शुद्ध करता है, गंगा नदी के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया को खाकर, ठीक है।
तो ये वायरस का इंट्रोडक्शन समझ गए। चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, चित्र केवल यही वाला बनाओ, और इतना भी बनाने की जरूरत नहीं है। बनाने के लिए आप केवल ऐसा एक गोला बनाओ, गोला बनाने के बाद इसमें ऐसे करके सींग निकाल दो। नुकीले निकालना, 4 निकाल रहे हो 40 निकाल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसी आड़ी तिरछी इसमें लाइनें बना दो और थोड़ा पानी सा भर दो, लिख दो नीचे वायरस की संरचना। ठीक, इसमें लिख देना स्पाइक प्रोटीन, इस पे लिख देना आनुवंशिक पदार्थ, और खोल पे लिख देना विशिष्ट प्रोटीन कण। बात खत्म। नहीं तो यहाँ पे भी प्रोटीन लिख सकते हैं, ये पी प्रोटीन है, ये ई प्रोटीन है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हिंदी में लिख दूं? स्पाइक प्रोटीन ही हिंदी में लिखूंगा मैं ना, स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ। और विशेष प्रोटीन, ठीक है, या बाहरी संरचना, बाहरी संरचना ब्रैकेट में विशेष प्रोटीन से निर्मित। तो 3 नाम लिखने की जरूरत है बस। ये बाहरी संरचना है जो विशेष प्रकार के प्रोटीन से बनती है, ये आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ में भी अगर लिखना चाहो तो लिख देना डीएनए या आरएनए, या जरूर लगाना और अंडरलाइन करना। अगर लिखो तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि या लगाने का मतलब क्या है, इसको पता है या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। आनुवंशिक पदार्थ दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। और स्पाइक प्रोटीन, ये 3 नाम लिख देना, वायरस से अपना चित्र काम कर जाएगा। बना लिया? बना लिया? विषाणुओं में सजीव के समान लक्षण। विषाणु अगर कभी जीव के समान कार्य करता है तो कौन से कार्य हैं कि विषाणु जीवों के समान कार्य करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। विषाणु से आप क्या समझते हैं? सजीव और निर्जीव के समान इसके प्रमुख लक्षणों को लिखिए। तो सजीवों के समान ये 3 लक्षण लिखना। जैसे कोई जीव होता है उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, तो इसमें भी पाया जाता है। जैसे सजीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है भैया, इसमें भी होता है ना। तो इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए, या जरूर लगाना, और जब ये लिखो तो अंडरलाइन के साथ लिखना डीएनए या आरएनए उपस्थित होता है, ठीक है। इनमें गुणन की क्रिया होती है ना। आगे बढ़ाना चाहो तो लिख देना जिससे ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है। हम लोग जो प्रजनन की क्रिया करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तो ये गुणन के माध्यम से करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, है ना। इनमें विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, सजीवों में भी पाए जाते हैं, इनमें भी पाए जाते हैं। ये 3 मुख्य लक्षण हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनमें जीव के समान कुछ लक्षण पाए जाते हैं। जीव के समान इनमें जो लक्षण पाए जाते हैं वो ये है। और एक एक्स्ट्रा और जोड़ना चाहो तो और जोड़ दो, इनमें वृद्धि और विकास की क्रिया भी देखी जाती है। लिख दो, इनमें वृद्धि और विकास की क्रिया भी देखी जाती है। वृद्धि और विकास, ठीक है। अब निर्जीव के समान इसमें क्या गुण है? निर्जीव क्या नहीं कर सकता? निर्जीव, इसमें जीव द्रव्य और कोशिकांग का अभाव होता है। अगर जीव है तो उसमें ये दोनों होने चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और राइबोसोम, तमाम चीज होनी चाहिए, बट इसके अंदर नहीं होती।
जीव के अंदर कोशिका होती है, कोशिका का मुख्य घटक जीव द्रव्य है, पुरकिंजे ने इसे कोशिका का भौतिक आधार भी कहा है। तो ये है ही नहीं, तो इस आधार पर अपन ये बोल सकते हैं कि ये जीव नहीं। अगर आप ये ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरी आंख उल्टी साइड की, लेफ्ट साइड की आंख थोड़ी डिस्टर्ब है। नहीं, आप बार बार सोच रहे होंगे कि सर आंख क्यों नहीं मिला रहे। मैं आंख मिलाने लायक नहीं हूं। मधुसूदन, मधुसूदन का कौन आ रहा है? प्रभु मधुसूदन, बाद में बात करेंगे, ठीक है। इनमें जैविक क्रिया जैसे श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन आदि नहीं होती। अगर ये जीव है तो इसमें ये क्रिया होनी चाहिए, लेकिन इनमें ये क्रिया नहीं होती। अच्छा ये बताओ, सांस लेता नहीं है तो ये जिंदा कैसे है? सांस ये लेता ही नहीं है, प्रोटीन है, सांस लेने का सिस्टम ही नहीं है इसके अंदर। जिंदा ही कैसे रहेगा? ये प्रोटीन लेता है, ये मान के चलो ये बेसन का लड्डू है और ये तुमसे बोलता है कि बेसन ले आओ, तुमने बेसन लाके दे दिया और ये 2 लड्डू बना लेता है, तो ये संख्या बढ़ गई। ये प्रोटीन लेता है, वो बेसन इसके लिए प्रोटीन है। तो ये आपके शरीर से वो प्रोटीन लेता है जिससे अपनी संख्या को डबल कर लेता है। सांस नहीं लेता, बस मगरमच्छ जैसा पड़ा रहता है, पड़े पड़े 2 हो जाता है, ठीक है। निर्जीवों की भांति इनको क्रिस्टल बनाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हमेशा याद रखना। जब भी निर्जीव के समान लक्षण पूछा जाए, ये सबसे पहले बताना। निर्जीवों के समान इसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। जैसे ये एक कागज का टुकड़ा है, देखा, ऐसे इसको टुकड़ों में बांटा जा सकता है। वायरस को, जीवों को नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि जीव की सूक्ष्म इकाई कोशिका है। इसको क्रिस्टल बनाया जा सकता है, हमको नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये निर्जीव के समान कुछ लक्षण थे, ठीक है। क्योंकि ये जीव नहीं है। जब ये निर्जीव रहता ना तो इसके छोटे छोटे खंड बांटे जा सकते हैं। कोशिका तो एक सूक्ष्म इकाई है, उसको छोटे खंड बांटोगे मर जाएगी, फिर वो जीव नहीं रह जाएगी। और ये मरा जिंदा है ही नहीं, जिसके छोटे से छोटा खंड भी अगर सजीव के ऊपर आएगा तो सजीव के जैसा कार्य करने लगेगा। तो कितना ही छोटा खंड ले लो, इसमें ये मेरे हाथ में एक सफेद सा कोई एक छोटा सा कागज है, तो इतना छोटा कि तो वो दिख भी नहीं रहा, ये रहा, देखा। ऑनलाइन वालों को तो बिल्कुल ही नहीं दिखा होगा। तो ये इतने छोटे खंड, अगर ये जो अभी मैंने उड़ाया वो किसी सजीव के ऊपर आ जाएगा ना, तो ये भी अपनी संख्या में बढ़ा लेगा। बट कोशिका को काट दोगे तो कोशिका तो मर ही जाएगी, फिर वो संख्या में वृद्धि नहीं करेगी। तो इनके छोटे छोटे 2 खंड बनाए जा सकते हैं, सजीव के नहीं बनते, ठीक है। वायरस की संरचना अगर देखेंगे तो संरचना की दृष्टि से इसमें 2 भाग पाए जाते हैं। एक प्रोटीन का बना हुआ बाहरी आवरण जो मैंने बताया था, और दूसरा इसका आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए या आरएनए होगा। वायरस में केवल 2। कोशिका की संरचना अपन आगे पढ़ेंगे, तुम लोग प्री में पहले पढ़ चुके हो, तो मैं पूछ सकता हूँ। कोशिका की संरचना में मुख्य रूप से मैंने 4 भाग बताए थे। जंतु कोशिका की बात करेंगे तो 3 बताए थे, पादप कोशिका की बात करेंगे तो 4 बताए थे। पादप कोशिका में सबसे बाहर सेल वॉल, फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर केंद्र। और जंतु कोशिका की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म, मतलब ये क्या, सेल वॉल नहीं होगी, बाकी तीनों होंगी। तो इसमें 2 ही चीजें, एक बाहर का खोखा और अंदर का आनुवंशिक पदार्थ। 2 ही चीज याद रखना जो मैंने चित्र में बताया था। ये बाहर का खोखा है, इस खोखे के ऊपर पाए जा रहे हैं आपके ये स्पाइक प्रोटीन। जितने मर्जी आए उतने बना देना, कोशिश करना 8-10 बनाओ जिससे समय बचे, नहीं तुम 40 भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये खोखे का ही भाग है जो किसी के अंदर घुसने में मदद करेगा, है ना। जो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बनता है उसका नाम है स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। वहां पे एनवेलप प्रोटीन लिखा, एनवेलप यानी कि खोखा,
बाहरी खोखा, तो खोखे का प्रोटीन इसलिए एनवेलप प्रोटीन लिख दिया, उस प्रोटीन का नाम है स्पाइक प्रोटीन, क्योंकि ये स्पाइक के फॉर्म में होता है, तो दोनों बोलते हैं इसको। तो एक बाहरी खोखा, खोखे के अंदर आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है, और आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा इसका, ये लिखा है न्यूक्लियोकैस्पिड, ठीक है। तो आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या आरएनए, बस दो ही होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। पहले जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को ही बनाना, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर किसी का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, तो डीएनए भी दो प्रकार का होता है, एक होता है डबल स्टैंडर्ड, एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड ये डबल है नहीं, ये सिंगल है, डबल ये है। तो दो इस तरीके से चोटी बनाते हैं ना, तो तुम लोग चोटी बनाते होगे ना, तो चोटी में तो 3 लेते हैं, तो इस तरीके से 3 बनाते ना, तो ट्रिपल स्टैंडर्ड होगी चोटी। लेकिन अगर 2 को लेके बनेंगे तो डबल स्टैंडर्ड। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है हेपेटाइटिस डिसीज करता है, बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है। ये डीएनए वायरस है, एनिमल में रोग पैदा करता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो डीएनए वायरस है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड है, यानी कि ऐसा है, केवल आरएनए जैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ पे ये दो आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में इनके नाइट्रोजन बेस हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पे भी इनके नाइट्रोजन बेस होंगे, वही एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ऐसे ही आएंगे, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडिनिन, ऐसा करके ये आपस में जुड़े होंगे, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे जुड़े नहीं होंगे, यहाँ जुड़ने के लिए क्या करेंगे, आपके शरीर में घुस के दूसरा आपका जो डीएनए उसके साथ क्रिया करेंगे, आपके डीएनए को अटैक करेंगे, तो तकलीफ पहुंचाएंगे। इसलिए इन्फ्लुएंजा वायरस खतरनाक वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस भी खतरनाक वायरस है, ये आपके डीएनए के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। अगर किसी वायरस का आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है तो वो भी डबल हेलिक्स हो सकता है या सिंगल हेलिक्स हो सकता है। वैसे आरएनए हमेशा सिंगल हेलिक्स होता है, लेकिन कुछ वायरस का आरएनए डबल हेलिक्स भी पाया गया है, जैसे माइक्रोफेजेस वायरस, ठीक है। और एक कुंडलित जो है वो एचआईवी वायरस, जिसका नाम है रिट्रोवायरस। वायरस का नाम क्या है, रिट्रोवायरस, जो एचआईवी यानी कि एड्स फैलाता है, ये आरएनए वायरस है। ऐसे ही आपका एक कोरोना वायरस है ना। तो वायरस हमारे लिए हर तरीके से क्या हानिकारक है, लेकिन कहीं कहीं लाभदायक भी है। जैसे टी2 फेज वायरस, टी2 फेज वायरस हमारे लिए क्या है, लाभदायक है, ठीक है। लेकिन जहां पर ये जहां पर ये वायरस जो है रहकर अपने लिए पोषण प्राप्त करता है, तो पोषण के आधार पर इसको 3 भागों में बांटे। यहाँ पे हमने वायरस को 3 अलग कैटेगरी में रख दिया है। संरचना के आधार पर 2 प्रकार का, बाहरी खोल, अंदर का आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है। और आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर 4 प्रकार का, डीएनए सिंगल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स, आरएनए सिंगल हेलिक्स, आरएनए डबल हेलिक्स। बिना इनके नाम याद किए ये कोई मतलब के नहीं रहेंगे। डबल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स लिख दोगे, कोई नंबर नहीं मिलेंगे, उनके आगे नाम लिखना पड़ेगा, है ना। और नाम लिखोगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब ये 3 प्रकार के अलग से पोषण के आधार पर बताए गए हैं। अगर जंतु के शरीर पर रहकर पोषण प्राप्त कर रहे हैं तो जंतु वायरस, जैसे इन्फ्लुएंजा और मम्प्स, गाल सूज जाता है जिसे गलसुआ कहते हैं, ठीक है। पादप के अंदर रहकर पोषण प्राप्त कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो टुबैको मोजाइक वायरस, इसका पूरा नाम लिख लेना टीएमबी, यानी कि टीएमबी वायरस शॉर्ट में कहते हैं टुबैको मोजाइक वायरस। टुबैको मोजाइक वायरस यानी कि तंबाकू जो होती है ना, तंबाकू, उसी के ऊपर इसकी वायरस की सबसे पहले खोज तंबाकू के ऊपर ही की गई थी।
ठीक है, इसका नाम है टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। वायरस की खोज भी इसी तंबाकू की पत्ती के ऊपर जो रोग हुआ था, उसी रोग की पहचान करते करते वायरस की खोज हो गई थी। ठीक है, और जीवाणुओं को खाने वाला यानी जीवाणु से पोषण प्राप्त करने वाला जीवाणु भोजी वायरस जैसे टी2 फेज वायरस, जंतु पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करने वाले जंतु वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस, एचआईवी वायरस, पादप पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करने वाले टोबैको मोजाइक वायरस, और भी तमाम वायरस है, नाम याद रखना है। ठीक है, जैसे अब पादप है, इनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। पादप का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। अच्छा, जीवाणु भोजी का आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा? आरएनए की डीएनए, डीएनए होगा। क्यों? अगर डीएनए होगा तो उसको जंतु वायरस क्यों नहीं कहते? टी2 फेज वायरस जो है उसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होगा तो जंतु वायरस क्यों नहीं कहते? आरएनए होगा तो प्लांट वायरस क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया एक कोष की होता है, इसलिए इन दोनों कैटेगरी से अलग रखते हैं। इसलिए उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। वो केवल बैक्टीरिया के ऊपर ही होता है, इसलिए उसका नाम बैक्टीरियोफेज है ना। जिनका आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है वो प्लांट वायरस, जिनका डीएनए है वो एनिमल वायरस, और जो बैक्टीरिया पे आश्रित है वो बैक्टीरियोफेज, और बाय डिफॉल्ट उनका भी डीएनए ही होता है ना। मुख्यतः पादप में रोग पैदा करते हैं टोबैको मोजाइक वायरस, है ना, लेकिन कुछ मानव में भी करते हैं। उदाहरण डाल के लिख देना, परंतु कुछ आरएनए वायरस मानव में भी रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे HIV वायरस, कोरोना वायरस आदि, ये मानव में रोग पैदा करते हैं, लेकिन आरएनए वायरस ही। ठीक है, आरएनए वायरस, इसका मतलब प्लांट वायरस होंगे, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस नहीं, कुछ ही है, ज्यादा नहीं है। जंतु वायरस, इनका आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से डीएनए होता है जो जंतुओं को रोग पैदा करते हैं, है ना, लेकिन कहीं कहीं में आरएनए भी होता है, जैसे कि अपन ने लिखा था अभी, उदाहरण इसी के ही थे वो, है ना, कि कुछ का आरएनए भी होता है। वो वहां भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इस आधार पर जैसे वो, और वहां अपन ने लिखा आरएनए के आधार पे कि कुछ का आरएनए जंतुओं में भी रोग पैदा करता है ना। जैसे जिनका डीएनए वो हो गया आपका इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस यानी कि ऐसे वायरस जिनका मूलतः आश्रय स्थल जीवाणु होता है, वो बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाते हैं। जिनका न्यूक्लिक अम्ल जो है, आनुवंशिक पदार्थ जो है वो डीएनए होता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, जीवाणु भोजी की उपस्थिति के कारण ही गंगा नदी का पानी हमेशा स्वच्छ रहता है। ठीक है, जो दो तीन बातें अपन अभी इतनी देर से कर रहे हैं वही सारी चीजें हैं। अब कुछ वायरस से होने वाले रोग जो हम ऑलरेडी पहले भी प्री वाली क्लास में देख चुके हैं, याद है? नहीं याद है? एड्स वायरस, एड्स रोग, डेंगू, मम्स है ये, मम्स, चेचक, कोरोना, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, पीलिया, रेबीज, छोटी माता, मेनिंजाइटिस,
सॉर्स, खसरा, चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, ये जितने भी रोग हैं ये सारे के सारे वायरस से होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होती है आपकी आज की सभा समाप्त। ठीक है, कल के लिए एक क्वेश्चन लिख लो। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए।